एक एपिडेमिक के रूप में फैल चुका है। सबसे पहली अगर मैं एक चीज़ आज के टाइम पे, आज हमारे हम यहाँ पे जो गैदर हो रहे हैं, एक चीज़ जो मैं सब लोगों को चाहूँगी कि वो बस एक चीज़ को अगर समझ लें कि कैंसर कोई एक दूसरी महामारी या कोई एक डिस्टेंट डिजीज़ जो हम बोलते हैं, कहाँ हो सकती है, किसको हो सकती है, हमें नहीं हो सकती। ये चीज़ दिमाग से निकालनी होगी। कैंसर कोई भी किसी भी टाइम पे, मतलब एक इतनी बड़ा इंसिडेंस जिसका हो चुका है, सबसे बड़ी मिथ्या आज के टाइम पे ये है कि हमें तो कैंसर नहीं हो सकता है। दिस इज़ द फैक्ट जो सभी लोगों को दो स्पेक्ट्रम में दिखता है। एक स्पेक्ट्रम कैंसर थोड़ी ना, हमें कैंसर थोड़ी ना होगा, हमारा तो सब कुछ सही है, और एक दूसरा जिसका परसेंटेज बहुत कम है जो कैंसर से डरते हैं। ये दोनों ही चीज़ कैंसर की डायग्नोसिस और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। इसका कारण मैं बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम एमडी कर रहे थे, हमारे साथ में सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट जिनका काम रोज रहता है कि देखना गायनिको, वो भी ऑन्कोलॉजी का काम करते थे, कैंसर का काम करते थे। उनका कैंसर का पता चला, और कैंसर का कब पता चला? स्टेज 4 में। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि जो सर्जन रोज कैंसर के पेशेंट को ऑपरेट करता हो, लेकिन खुद के कैंसर को हम स्टेज 4 में पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में अभी तक सबसे बड़ी जो एक चीज़ है, कैंसर किसी दूसरे की बीमारी है, कैंसर हमारे परिवार की, हमारे आसपास की, हमारे लोगों की बीमारी नहीं है, जो सत्य नहीं रहा है। ये चेंज हो चुका है। सो पहली चीज़ सबसे बड़ी मिथ्या है, और फैक्ट ये है कि कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है, मे बी हर 8वां 10वें लोगों को कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर होने के चांसेस हो रहे हैं। दूसरी चीज़, इसी का एक दूसरा पक्ष है, कैंसर हो गया है इसका मतलब है एंड ऑफ द लाइफ। ये पहले, इसी की वजह से वो पहले वाला फैक्ट है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते के साथ ही हमारे नॉर्मली, मैं चाहे कोई अनपढ़ हो या कोई पढ़ा लिखा हो या कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, सबसे पहला कैंसर का मतलब है डेथ वारंट साइन हो चुका है। इस चीज़ के बारे में मैं 2 बातें रखूँगी। आज की साइंस की तरक्की के हिसाब में इस टाइम में ये सत्य नहीं है। कैंसर को पकड़कर, कैंसर की जांच को जल्दी करके हम पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ जो ये है, कैंसर का मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है, इमीडिएट एंड ऑफ लाइफ जो रहता है, इमीडिएट एंड ऑफ लाइफ वो नहीं है। एक नॉर्मल मिथ है, जैसे ही हम पेशेंट से बातचीत करते हैं, एक सबसे बड़ा जो मिथ रहता है, अरे गांठ बन गई है, अगर कैंसर से छिड़वा दिया, अगर छिड़वा दिया तो बढ़ जाएगी, वैसे ही मर जाएंगे। ये गांव में अपने जो मोस्टली जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, और बहुत दुख होता है जब सीधा पेशेंट स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 पढ़े लिखे भी स्टेज 4 में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गांव में है या अनपढ़ है, शहरों में बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं, वो भी अगर स्टेज 4 में आते हैं, उसका कारण है ये मिथ्या कि अगर कुछ भी गांठ बन गई है, कुछ भी कर दिया है, पहले झाड़ फूँक के लिए लोकल कहीं पे जाएंगे, झाड़ फूँक के लिए जाएंगे, उसके बाद उस झाड़ फूँक के बाद फिर किसी आरएमओ के पास पहुँचेंगे, और वहाँ पे भी हमारे सब लोगों का ये है कि छिड़वाना नहीं है, एफएनए बायोप्सी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जब वो पेशेंट किसी स्पेशलिस्ट के पास जो उसका इलाज सही ढंग से कर सकता है, एक छोटा सा गांठ या ट्यूमर जो रहता है हमारा, वो अनट्रीटेबल स्टेज तक पहुंच चुका होता है। ये 3 स्पेक्ट्रम जो पेशेंट्स का जो हम फेस करते हैं,
ये तीनों इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि जो फैक्ट ये है, कैंसर को पकड़ने का सही तरीका क्या है। अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज का मतलब है जहाँ से कैंसर हमारा पनप रहा है, जहाँ से कैंसर पैदा हो रहा है, अगर वो उसी जगह पे लोकलाइज्ड है। मान लीजिए किसी पेशेंट को फेफड़े का कैंसर है और फेफड़े का कैंसर उसी जगह पे ही है, उसकी सर्जरी हो सकती है, उसको सिकाई दे के वहीं की वहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वही कैंसर की कोशिकाएं शरीर में फैलती रहती हैं। कैंसर को आप ये समझिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक स्पीशीज़ की तरह है जो सरवाइव करती है, बॉडी को खा के ही सरवाइव करती है। वो फैलती रहती है, जहाँ उसको मिला उसको नई जगह पे इन्वेट करना है। वो फैलने के तरीके अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग हैं। इसीलिए अगर कैंसर को पकड़ने का या कैंसर को थोड़ा सा भी हमें डिफीट करने की तरफ जाना है तो ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना कि कैंसर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसको अर्ली स्टेज पे कैसे पकड़ा जाए, इसके ऊपर हमें बात और काम करना चाहिए। इस चीज़ के लिए नॉर्मली सरकारों का रहता है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, कैंसर का यहाँ पर भी गवर्नमेंट में, हरियाणा में भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं फीमेल्स के लिए, जो हम बात करते हैं लेडीज़ के कैंसर का करके। लेडीज़ के कैंसर का एक एज के उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चे की मुंहदानी का कैंसर का होता है, उसको पकड़ने के लिए बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं, पैप स्मीयर वगैरह चीज़ें होती है, जो प्रोग्राम सरकार चला रही है। इसकी बात हम नहीं करें कि सरकार को चलाना चाहिए, जो सरकार चला रही है, लेकिन हमारी अवेयरनेस तो हमें चाहिए। हम जो एंड यूजर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं या जो सोसाइटी है, उनको ही उस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर एक वो एस्पेक्ट है इस टाइम पर जिसको टारगेट आप लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने घरों में अपने रिलेटिव्स को उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देके कि भाई ये वाला चीज़ है। किसी को भी थोड़ा डाउट, 50-60 साल की फीमेल है, सिम्टम्स होते हैं, उनके सिम्टम्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन इन मोटा जनरल पहले हमारी बात है कि कैंसर को जल्दी पकड़ने के क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कैंसर को अलग अलग एज ग्रुप पे, कैंसर पहले एक डिजीज़ थी, बड़े लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते थे। नॉर्मली जब मैं MBBS कर रही थी उस टाइम पे हमारा अगर मान लो कि फेफड़े में कोई गांठ बन के आ गया, कोई पेशेंट आ गया, तो जैसे हिस्ट्री डिस्कस होती थी कुछ, सर हम उसका डायग्नोसिस भी नहीं रखते थे कि कैंसर हो सकता है। सर बिल्कुल ऐसा ही होता था कि उसको कि TB होगा या कुछ ऐसा होगा। अभी 25 साल के पेशेंट्स में, 25 साल की फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर, लड़कों में फेफड़े का कैंसर, तो कोई एज ग्रुप नहीं रहा है। तो डिजीज़ जो है बड़े लोगों की डिजीज़ से, बुजुर्गों की डिजीज़ से ये यंग पेशेंट, मिडिल एज की डिजीज़ बनती जा रही है। तो ये फिर वही पहली बात से कनेक्ट होता है हमारा कि कैंसर कोई डिस्टेंट नाम है, कुछ नहीं रहा है, हर एक में पॉसिबिलिटी है उसका इंसिडेंस इंक्रीज करने की। इसमें अब कोई कैंसर, अगर इतना कोई बीमारी अगर इतनी स्पीड से बढ़ रही है तो उससे डरने की या उस चीज़ की आई थिंक वो ज़रूरत नहीं है। उसके कारणों को समझने की ज़रूरत जरूरी है। किसी भी चीज़ के इलाज से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेसिक चीज़ें, उसके कारणों का पता होना चाहिए। आज के टाइम पे सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सब कैंसर्स के लिए कॉमन है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज और इंक्रीजिंग ओबेसिटी, मोटापा जो बढ़ रहा है। पहले हमारे बुजुर्गों का, आप लोगों से आई थिंक एक और पहले की जनरेशन में, हमारे दादा परदादाओं की जनरेशन में आई थिंक सिर्फ कैंसर का लोग नहीं सुनते थे। पापा और से हम सुनते कि पहले कैंसर होता था या नहीं होता था। वो आई थिंक इंसिडेंस भी कम होता था, और होता था तो ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे या पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन एक सच्चाई ये है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ओबेसिटी है, मोटापा है,
खान पान का जो चेंज है ये प्रूवन फैक्टर है कि बहुत सारे कैंसर का एक कारण बढ़ता जा रहा है। जब भी शरीर में जो हमारे मोटापे की सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, एक बेसिक इन्फ्लामेशन शरीर में चेंजेस होते हैं जो कि कैंसर की कोशिकाओं को बार बार रैपिडली इंक्रीज करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रदान करती है। दूसरा है हमारा स्मोकिंग, डायरेक्ट रूप से स्मोकिंग, जो सिगरेट, बीड़ी, उन सब चीज़ों को पीते हैं, ये सबको पता है। बीड़ी, सिगरेट इंडिया में, या तंबाकू इन एनी फॉर्म ऑफ, जो भी हमारे कोई भी फॉर्म में रहते हैं तंबाकू का, बहुत सारे कैंसर जो कि इंडिया में सबसे प्रिवलेंट, अपने इस एरिया में भी, लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर, इन सब चीज़ों के कैंसर के लिए बहुत बड़े कारण है। तीसरा हम चीज़ की बात करते हैं अल्कोहल। बड़े बुजुर्ग पहले हमेशा से बोलते हैं भाई दारू का अच्छा नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं है। अल्कोहल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कैंसर्स। बहुत सारे कैंसर को उसका कारण है वो करके, ठीक है। एक दूसरी चीज़ और है जो उसके साथ, उस पहलू के साथ जुड़ी हुई है, जो अपनी सोसाइटी में एक तरह के कैंसर का, जो लीवर कैंसर है, उसका इंक्रीज करने का कारण क्या है? जो दारू पीते हैं बहुत ज़्यादा उस लेवल तक करके, नॉट सोशल ड्रिंकिंग, उसमें करके साथ में फिर ड्रग्स वगैरह का भी मेनेस बहुत ज़्यादा हो रखा है, नीडल शेयरिंग, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इज़ अ रिस्क फैक्टर कि जिससे लीवर के कैंसर होते हैं। तो आप देखिए कनेक्शन, देखिए सब चीज़ों का जो है एज ए सोसाइटी का जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज करने का भी काम कर रही है। इसके बाद कुछ बहुत स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं जो अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से, अब इन्वायरमेंट में स्मोकिंग है, वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग भी है, अब इतना एयर पॉल्यूशन है, डेफिनेटली उसकी वजह से जो फीमेल्स में लंग कैंसर कम होता था, अभी फीमेल्स में उतने ही रेशियो पे बढ़ने लगा है, उतनी रेशियो तो नहीं पहुंची है, लेकिन काफ़ी इंक्रीज इंसिडेंस दिखाई दे रहा है। उसका कारण भी यही है। सो ये सारे कारण हमारे हैं। अब इन सब कारणों को, कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कैंसर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिसमें हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ जेनेटिक डिजीजेस होते, चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। मोस्टली जो भी चीज़ें हैं, कैंसर अभी भी एक, यही हम बोलते हैं कि कैंसर की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाइएबल हैं, उनको बदला जा सकता है। इंक्रीज एक्टिविटी, इंक्रीज जो खान पान का ध्यान रखना, फ्रेश फ्रूट, सब चीज़ें जो हम सब लोगों को पता है। और आई थिंक यहाँ पे तो जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ सभी लोग बहुत फिट और सारे बड़ी जनरेशन के हैं, तो वो तो हमारे लिए वैसे ही मार्गदर्शक रहते हैं। हम यंग लोगों को बोलते रहते हैं कि भाई इस ढंग से ये नहीं खाना है, ताज़ा खाना ही खाना है, वो सब फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि जो ये फैक्टर्स तो हमें पता चल गए, मान लो उसके बाद भी किसी को कैंसर हो ही जाता है, तो कैंसर हो गया कैसे पता चलेगा कि भाई किसी को कैंसर हो गया, या एक हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर किसी में हिस्ट्री है बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, हुक्का पीने की, उन सब चीज़ों की, और उन पेशेंट को कोई छाती में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, या फिर बलगम आ रहा है, या बुखार भी हो रहा है कहीं इसमें, तो उसमें सिम्टम हमारा जरूर हमें, और खास करके वजन कम हो रहा है, ये सिम्टम टीबी के भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कैंसर के भी हो सकते हैं। तो उन पेशेंट को पूरा अच्छे से इलाज और हाई डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत है। दूसरा है हमारा ये ईसोफेगस, जो हम बोलते हैं फूड पाइप। किसी पेशेंट को खाना नहीं खाया जा रहा, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, वजन कम हो रहा है, साथ ही साथ उल्टियाँ आ रही हैं, वो उसके सिम्टम हो सकते हैं। हेड एंड नेक, हेड एंड नेक में हमारे बहुत सारी साइट्स होते हैं अंदर छोटी छोटी, जिसके ऊपर कैंसर का हो सकता है, कैंसर का ग्रोथ हो सकता है। जो पान खाते हैं, पान गुटखा खाते हैं, उन पेशेंट में अगर मान लो कहीं पे जीभ पे छाले, या अंदर से दर्द हो रहा है, या बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है कि गांठ बन रही है, या खाने पीने की दिक्कत हो रही है, ठीक है, या बाहर से कुछ गांठ दिखने लगी है, उसको जरूर एक मेडिकल एडवाइस और मेडिकल डायग्नोस्टिक चीज़ें करवानी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद पेट की बात करते हैं। पेट में बड़े लोगों में अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो हम बोलते हैं कि कभी दस्त लग रहे हैं, कभी लग रहा है कि एकदम कब्जी हो गई है, या फिर खून कभी आ रहा है, या खाने पीने में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, उन सब चीज़ों को ज़रूर हमें एक मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए उस चीज़ के लिए। या दूसरा रहता है पेशाब की दिक्कत। बुज़ुर्गों में प्रोस्टेट कैंसर का भी होता है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, रुक के आ रहा है। उसमें क्या होता है कि दो तरह की दिक्कत हो सकती है प्रोस्टेट की। कुछ है बिनाइन, जिसको बोलते हैं हम BPH की दिक्कत, कि कोई नहीं है, मामूली सा कुछ प्रोसीजर होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में उन्हीं पेशेंट्स में सेम सिम्टम में अगर मान लो किसी को कहीं पे हड्डी का दर्द हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो प्रोस्टेट कैंसर का भी हो सकता है। अपने इंडिया में अभी उसका इंसिडेंस कम है, लेकिन US में जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो 2nd 3rd नंबर पे कॉमन कैंसर है। तो इसीलिए उसका सस्पिशन रखना हमें ज़रूरी है। फिर हम फीमेल्स में बात करते हैं, जो लेडीज़ के लिए बात करते हैं, छाती में ब्रेस्ट में कोई गांठ बन गई है, महामारी जो हमारे मंथली पीरियड्स होते हैं उसको बंद होने के बाद दोबारा से ब्लीडिंग होने लगी है, तो ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चों के कैंसर्स भी होते हैं, बच्चों में खासकर हड्डियों के कुछ कैंसर्स होते हैं। मान लो हड्डियों पे कहीं पे गांठ, घुटने के पास कुछ ऐसा है, और कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद बन गई है और वो बढ़ती जा रही है। एटलीस्ट एक एक्सरे या कुछ चीज़ें वो करवा लेनी चाहिए हमें करके। बच्चों में कैंसर का इंसिडेंस कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मली एनी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस शुड ऑलवेज बी इवेल्युएटेड। अगर हम फीमेल्स के कैंसर की बात करें तो अभी भी इंडिया में हमारे जो कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की है, जिसके बारे में मैं बात करी थी कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी है, और ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी का या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो हम बात करते हैं, एंडोमेट्रियल सर्वाइकल कैंसर्स। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट वही है कि हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन कि भाई अगर कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, अगर छाती में गांठ दिख रही है, चांसेस हैं कि ये नॉर्मल भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन, कि वो कैंसर की ना निकले, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में कोई नई गांठ बनती है, वो बढ़ रही है, दर्द कर रही है, जो कि हमारी इन्फेक्शन से नहीं है। इन्फेक्शन से होती है मोस्टली पता चल जाता है, अरे यहाँ पे करके पस बन गई है, या कुछ चोट लगी थी उसके बाद कुछ गांठ बन गई है। तो इस तरह की मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास आई थिंक 6-7 साल पहले की बात हो गई, एक बूढ़ी अम्मा आई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, और वो PET-CT करवाने के लिए आई, तो स्कैन किया, उनकी ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली वो गांठ सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं थी, वो फैली भी हुई थी। तो मैं बात करी थी, मैंने कहा जी आंटी यही हो रखा है। कहती बेटी मेरे तो ने बहू ने चोटी बढ़ी है, गांठ बन गई। एंड आई वाज लाइक कि आंटी बहुत ही पहले तो धन्यवाद करो, क्योंकि मोस्टली हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते अनटिल अनलेस कुछ कोइंसिडेंस होता है। ये गलत मिथ्या भी होती है कि ऐसे हुआ इसकी वजह से गांठ बन गई, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं। हम अपने आप ही उस गांठ का कारण भी तय कर लेते हैं कि भाई ये है, और वो जब गांठ जिस टाइम पे आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो तब तक वही बात है, वो लेट हो चुका होता है, वो फैल चुकी होती है। तो इसीलिए अगर हम फीमेल्स की उनकी कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट में, फीमेल्स में, और एज ग्रुप का जैसे मैंने बताया कि एज ग्रुप का क्राइटेरिया अब हमारा नहीं रहा है। येस 40-45 प्लस तो हमें सिंपल सा टेस्ट होता है मेमोग्राफी सिंपल टेस्ट एक्सरे की तरह होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। अपने यहाँ पे रोहतक में भी अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। और ख़ासकर किन पेशेंट्स को, कई पर आप लोगों ने भी सुना होगा, फैमिलीज़ में भी सुना होगा, उसकी नानी को या उसकी मौसी को ऐसे गांठ थी, वो थी जो मैं बात कर रही थी कि जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है तो उनको जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है या उनको देखने का वो जल्दी स्टार्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें जेनेटिक चीज़ें हों, और ख़ासकर अगर यंग एज पे हुई बात, कोई कैंसर पकड़ा गया हो तो इसीलिए कारणों के जानने के बाद अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारा स्क्रीनिंग की जो बात है उसके लिए एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर का हो गया,
लंग कैंसर में भी आजकल ये बोलते हैं, खासकर अगर एज ग्रुप है, अगर हम मेल्स की आदमियों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, जिसको हमें पता है कि एक इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है, भाई अब सस्पेशन किस में रखा जाएगा? एक नॉर्मल पैटर्न बताते हैं कि जिससे जो हमारे लंग कैंसर के, फेफड़े के कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, 20-30 साल से बीड़ी सिगरेट पी रहे होंगे, हो सकता है कि 2-3 साल पहले छोड़ भी दिया हो। जैसे ही छोड़ते हैं रिस्क कम हो जाता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होता है। उस पेशेंट में किसी को खांसी हो रही है, बुखार है, या फिर वजन कम हो रहा है, तभी हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। क्योंकि किसी पेशेंट में अगर इतने लंबे टाइम तक बीड़ी सिगरेट की हिस्ट्री है तो उसकी जो लंग की कोशिकाएं हैं उनमें चेंजेस हो रखे होंगे और वो कैंसर में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट पहुंचा, बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, पेशेंट पहुंचा, पेशेंट का टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, फर्स्ट टेस्ट वही है, आते के साथ ही ऐसे थोड़ा ना कि किसी भी पेशेंट को करवाए और सीधा हम सीटी पैट सीटी पे पहुंच जाएंगे। स्टेप वाइज तरीके से पेशेंट का एक्सरे करवाया, खांसी है जो, बुखार है, दवाई दी, निमोनिया की दवाई चलेगी, जो भी दवाइयाँ होगी इन्फेक्शन की दवाई, 5 दिन 10 दिन दवाई से आराम नहीं लगा, या 20 दिन दवाई ली, दवाई से आराम नहीं लगा, टीबी का टेस्ट किया, नहीं निकला कुछ भी, उस पेशेंट में लंग कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और उस टाइम पर सही स्पेशलिस्ट के पास जाके, ऐसा नहीं कि एक से दवाई ली उसकी आराम नहीं करी, दूसरे से दवाई ली, मेरे पास पेशेंट नॉर्मली ऐसे आते हैं कि वो करते 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 3 महीने निकल गए उनके। हमारी खतरे की घंटी और जो टाइम है वो टिक टिक बॉम्ब चल रहा है, वो कोशिकाएं हैं, उनको जाना ही जाना है, उनको इन्वेड करना ही करना है। तो सबसे पहले सस्पिशन और जल्दी डिटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे मामले में कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। सस्पिशन हो गया हमारे पास कि भाई हो सकता है कि इस पेशेंट को कैंसर कहीं हो ना रखा हो। अपने यहाँ पे अगर मैं रोहतक में बात करूँ, इस टाइम पर हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, देखो कैंसर को फर्स्ट लाइन पे पकड़ने के लिए आरएमओ सभी के सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि जाकर सीधा का सीधा भाई किसी स्पेशल हॉस्पिटल में जाके जा सकते हैं, सब तबके के लोग हैं, लेकिन हमें उन सब का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम किसी को गाइड करना चाहें तो कुछ सिम्टम्स हैं तो भाई दिखा लेना जरूर, और उसके बाद नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने के बाद, एक आरएमओ को या नॉर्मल फिजिशियन को दिखाने के बाद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए हमारे शहर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास शहर में इस टाइम पे 4 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हैं, ठीक है। कुछ लोग तो जो फैसिलिटीज़ हैं इतनी रैपिडली इन्वॉल्व हो रही है, जैसे टाटा के पास आउट जो लोग हैं, अपने यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप कैंसर के लिए बन रहा है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड है, सब चीज़ों का रहता है। इन पेशेंट्स में अगर हम बात करें तो जो सुई की जांच, अब आती है असली बात, जिसको नाम सुनते के साथ ही सब लोगों को कि नहीं करवाना, हमें पहला रिएक्शन ये आता है, अगर पहले बोला जाए भाई पेशेंट को सुई की जांच की जरूरत लग रही है, कारण इन सब कारणों की वजह से पेशेंट को सुई की जांच की जरूरत लग रही है, अब वो सुई की जांच का नाम सुनते के साथ ही वो 3-4 हफ्ते फिर चले गए। क्या पहले जी मेरी मामा के फूफी की उन्होंने बोला है कि ऐसे करने से, छिड़वाने से कैंसर फैल जाएगा, उनको ऐसा हो गया था। वहाँ पे मेरे पड़ोसी के उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये मत करवाना। ये मैं बोलूँ कि मिथ्या भी नहीं है, ये है कि आ बैल मुझे मार। आप एक बंदा, एक नॉर्मल, अगर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट अपने आप को थोड़ा सा भी अगर बोलना चाहता है, कम से कम जिंदगी के 15-20 साल उसने उसको पढ़ने में लगाया होगा, कम से कम। उनकी बात को सुनने के बजाय एक बंदा जिससे हो सकता है कि किसी कैंसर का, कौन सा कैंसर था, कौन से कैंसर में क्या इलाज हुआ था, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर आप अपने शरीर का या अपने किसी नियर डियर के कैंसर के ट्रीटमेंट के रास्ते को डिसाइड कर रहे हैं, तो इससे तो बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती है। किसी के ऊपर भी विश्वास कर लीजिए जिसके ऊपर आपको विश्वास है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है एक साइंस
उसके ऊपर तो विश्वास करेंगे आप। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे पास इंडिया में कैंसर हम अर्ली स्टेज पे पकड़ ही नहीं सकते। और अर्ली स्टेज पे पकड़ा हुआ कैंसर मैं बोलूँगी ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। मान लो एक छोटी सी गांठ यहाँ बनी हुई है, ऑपरेशन करके निकाल दिए, बहुत हाई चांस है कि उसको ज़िंदगी में मतलब 10-15 साल अच्छे से रह जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस स्टेज पे पकड़ने के लिए हमें अपनी सोच, अपने आसपास के लोगों की सोच को थोड़ा चेंज करना होगा। एक दूसरा आई थिंक एक एस्पेक्ट जो सबसे बड़ा है रिगार्डिंग कैंसर, कि कैंसर का नाम सुनते के साथ ही हम हर एक चीज़ को एक बक्से में, एक बास्केट में क्लब कर देते हैं कि भाई कैंसर का मतलब है चीज़ें बहुत एग्रेसिव हो रही हैं, चीज़ें एक तरह से सब कुछ बिहेव कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि एक कंपार्टमेंट की तरह कि सब कुछ कैंसर का मतलब है ऐसे ही बिहेव करेगा। लेकिन मैं एक फैक्ट बताती हूँ, कैंसर को अगर हम बात करने लगे नॉर्मल भाषा में, अगर उसको मैं समझाऊँ, कैंसर इतना बड़ा हिट्रोजिनस ग्रुप है। एक ऑर्गन के कैंसर भी कम से कम 10-20 तरह के हो सकते हैं। हर एक कैंसर अलग तरह से बिहेव करता है, हर एक व्यक्ति में कैंसर अलग तरह से बिहेव कर सकता है। दिस इज वाई इस साल का एक कैंसर, नॉर्मली कैंसर डे मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं February 4। अब की बार उनका थीम यही था, यूनाइटेड बाय यूनिक। इतना यूनिक पर्सनलाइज उसकी जरूरत है कि हम उस कैंसर को समझने के लिए, उसको करने के लिए हमारे पास साइंस भी अभी उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रही है। तो कोई अगर हम ये बोले कि भाई उसको कैंसर हो गया है और हम अपनी मिथ्याओं के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सबको एक बक्से में रख दें, तो वो सही नहीं है। कोई कैंसर ऐसा हो सकता है कि जो बिनाइन हो, एक गांठ है, सिंपली निकल गई, काम खत्म। और कई दूसरे वाला कैंसर उसी ऑर्गन में, उसी दूसरे पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि जो इतना छोटा सा भी हो, लेकिन जो इतना एग्रेसिव हो कि पेशेंट का कुछ महीने भी ना निकले। और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं FNAC, सुई की जांच, टुकड़े की जांच, बायोप्सी, और उसके बाद उसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये सब चीज़ें, मॉलिक्यूलर मार्किंग, जेनेटिक मार्किंग। और जो ट्रीटमेंट भी हमारा इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट कोई होमोजेनस नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन कैंसर, किसी कैंसर के लिए हो सकता है कि सर्जरी करना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हो, किसी का हो सकता है कि सर्जरी होगी ही नहीं, किसी में हो सकता है कि कीमो काम करेगी, किसी में हो सकता है कीमो काम ही ना करे। ये सब चीज़ें हम अपनी सोच के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। इन सब को डिसाइड करने के लिए अगर एक प्रॉपर तरीके से जब कैंसर के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, आप लोग मानेंगे नहीं सर, फ्यू डेज बिफोर लाइक हम एक केस डिस्कस कर रहे थे, 6 लोग बैठे हैं उसको डिस्कस करने के लिए, और 6 लोगों का अपना डिफरेंट ओपिनियन है, हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से करके, और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, जो ट्यूमर बोर्ड्स होते हैं कि नहीं इसमें ये है, उसमें सभी डिफरेंट टेस्ट। कैंसर को प्रॉपर से तरीके से पहला हमने पता कर लिया कि कैंसर गांठ बन गई है, टुकड़े की जांच हो गई, टुकड़े की जांच के आधार पे कि भाई इस कैंसर के होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद कैंसर शरीर में कहाँ पर है, जो हम करते हैं जिसको बोलते हैं पेट सीटी का। पेट सीटी एकमात्र ऐसा टेस्ट है जो पूरे शरीर की जहाँ पे भी कैंसर सेल्स होता है, 100% तो कुछ नहीं, मेडिसिन में कुछ भी 100% नहीं होता है, मोर देन 80-90% ऑफ कैंसर में सिंगल टेस्ट से ये पता चल जाता है कि कैंसर शरीर के कौन से हिस्से में फैला हुआ है। एक टेस्ट, आप चाहे सीटी करवा लें। कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के नहीं, डॉक्टर्स के भी आते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है, नई चीज़ें होती हैं। एक डॉक्टर का ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई थी किसी की, उनको ऑपरेट करना था, सीटी करवा रखा था, कहीं कुछ और नहीं दिखा। कैंसर का सीधा सा एक बेसिक सा फंडा होता है, अगर हमारा लोकलाइज्ड कैंसर है कि कहीं और नहीं फैला हो, उसको निकाल दो। सर्जरी इज़ ए गुड ऑप्शन नॉर्मल केसेस में। बोले कि परवीन एक बार करके देख लो, लोकलाइज लग रहा है। मैंने कहा कि सर
देख लेते हैं। पेशेंट की हड्डी में एक छोटी सी गांठ बनी हुई है और वो गांठ सीटी पे दिखाई नहीं देती, जिसको हम बोलते हैं मैरो लीजन। वो दिखाई दे ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। जो पेट सीटी है वो उन चीज़ों को पकड़ता है जो शुरुआती चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस हमें नॉर्मली दिखाई नहीं दे सकते सीटी पे, नॉट इवन एमआरआई समटाइम्स। अब पेशेंट को जो ऑपरेशन के लिए लेके जाना था, ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ऑपरेशन तो भी फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि कैंसर ऑलरेडी फैला हुआ है, तो उनका ट्रीटमेंट चेंज हो गया। अगर हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी बात करें, हमेशा बात आने लग जाती है कैंसर की खर्चे की। भाई टेस्ट महंगे हैं, खर्चे भी महंगे हैं और इलाज भी महंगा है, कीमो भी महंगी है। लेकिन सही तरीके से की हुई चीज़ें एटलीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव तो होंगी। जो एक पैसा पेशेंट का लग रहा है, उस एक पैसे को सही जगह पे तो लगेगा। तो इसीलिए कई बार आता है कि डॉक्टर साहब पेशेंट बिल्कुल पे नहीं कर सकता, पेट सीटी का तो नहीं कर पाएंगे, ये पर कर पाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर पेशेंट के हम 15,000 का करके एक पेट सीटी करवा रहे हैं और उससे उसकी डायरेक्शन सही चेंज हो रही है, उसके आगे के 20,000 25,000 जो भी सही डायरेक्शन में तो लगेंगे। तो कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर डायग्नोसिस में स्टेप वाइज अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, टुकड़े की जांच ले ली, इसकी जांच को भेजने के लिए हमारे पास उसमें नहीं है, 10,000 रुपये लगेंगे, मार्कर में लगेंगे, उस चीज़ों का क्या फ़ायदा है। लेकिन अभी मैंने बताया भाई ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि उन मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बेस्ड के ऊपर, उन जेनेटिक मार्कर के बेस के ऊपर ट्रीटमेंट होता है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मे बी साइड इफेक्ट भी कम हो। तो स्टेप वाइज अप्रोच इन राइट टारगेटेड डायरेक्शन कैंसर ट्रीटमेंट का, कैंसर डायग्नोसिस का, कैंसर मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें किसी भी स्टेप को हम छोड़ने की या वो करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट का कोई फायदा नहीं कर सकते हम उसमें करके। पेशेंट को, गरीब से गरीब पेशेंट को हो गई गांठ, हो गई छाती में गांठ हो गई, उसको सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन सर्जरी के लिए लेके जाते हुए भी हमें पेशेंट को सर्जरी के तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना। क्या वो सर्जरी सही है कि नहीं है? हम बीच के स्टेप्स को अगर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भी पैसे हो सकता है वेस्ट हो रहे हैं। तो एक बेसिक परसेप्शन जो है कैंसर मैनेजमेंट का, कि बहुत सीधा पहले उस चीज़ के ऊपर गए तो बहुत बड़ा डिलेमा है। अब सोसाइटी में हमें पता है कि सबकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पैसा जहाँ पे भी यूज़ हो, सही यूज़ होना चाहिए। इसके बाद नॉर्मली अगर हम कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, ट्रीटमेंट का बात कर लिया हमने, ये कैंसर को क्या हम उसको रोक सकते हैं? तो रोकने की चीज़ों के बारे में एक तो हमारे जो लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, जो फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। साथ के साथ कुछ वैक्सीन्स भी हैं, वैक्सीन रहती हैं जिनसे कैंसर के, कुछ तरह के कैंसर के इंसिडेंट्स को हम कम कर सकते हैं, उनके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। एंड अगेन सर्वाइकल कैंसर इज़ वन ऑफ देम। सर्वाइकल कैंसर का तो भी अच्छे से आ गया। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर घर में जो भी बच्चियां हैं उनका आई थिंक 9-10 साल के बाद से उनको एलिजिबल होते हैं, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स ज़रूर लगवाएं। और अगर आप लोग कोई कैंप इस तरह का करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत ईजीली प्रिवेंटेबल डिजीज़ है बाय दैट वैक्सीन। बहुत अच्छे से उसके ट्रायल्स और सब कुछ हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से इंडिया में भी है। वो एक बहुत अच्छा, हम अपने बच्चों को या जो हमारे बच्चे हैं उनको हम वो प्रिवेंट करने की भी बहुत मदद कर सकते हैं। दूसरा है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ कैंसर्स हैं, खासकर जब भी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो लीवर के होते हैं, उनकी भी नॉर्मल वैक्सीन्स लगती हैं। वो वैक्सीन्स भी एटलीस्ट हम लोग लगवा सकते हैं। आजकल तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है सारी वैक्सीन्स, बट जिनकी नहीं है उनको भी लगवा सकते हैं। इसमें से अब मेरा ये रहेगा कि आप में कोई एज का नहीं है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए कभी भी? हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन्स होती है नॉर्मली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अगर नहीं लगी होती तो 0-1-6 मंथ पे आप लगवा सकती हैं, कोई एज ग्रुप ऐसा नहीं है।